माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, एक डायपोल तो ये आ गया साहब जिसका मैग्नीट्यूड पी है, और एक डायपोल ये सेट हो गया जिसका मैग्नीट्यूड पी है, और दोनों डायपोल के बीच का एंगल 60 डिग्री हो गया क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो जिस फिगर के अंदर आपको डायपोल ही दिखाई नहीं दे रहा था वहां दो डायपोल निकल आए। बात समझ आई है नहीं? तो कई बार क्वेश्चन को ऐसे घुमा सकता है, तो उसमें ढूंढ लेना क्योंकि चार्जेस एडिटिव नेचर रखते हैं, तो तोड़ दिया हमने। अब तुम बड़े बच्चे हो साहब, बोलियो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा पी का, वैसे इक्वली आना है, पहले चलो सॉल्व कर देता हूँ, P1 P2 नाम डाल देता हूँ। P1 बोल कितना है P1, तो बच्चा बोला आइदर चार्ज, ये Q है तो आइदर चार्ज बीच का डिस्टेंस A। P2 बोल कितना, आइदर चार्ज बीच का डिस्टेंस A, डिस्टेंस A दे रखा है। जल्दीबाजी में 2A नहीं, ध्यान रखना, जो कहना चाह रहा हूं उस कंसेप्ट को पकड़ना। यहां पर डिस्टेंस पूरा A दिया हुआ है, ठीक है सर। दो इक्वल वेक्टर है 60 के एंगल पे, बड़े बच्चों में सीधा लिख रहा हूं बेटे, ठीक है। दो इक्वल वेक्टर 60 के एंगल पे, क्या रिजल्टेंट √3 टाइम्स हो जाता है? हाँ साहब, तो बोल रिजल्टेंट कितना हो गया, √3 टाइम्स ऑफ आइदर, ठीक है, तो दैट इज √3QA। फिगर में दिखाना चाहोगे डायरेक्शन बीचों बीच आ जाएगी, दिस इज P नेट, कूलम मीटर, कूलम मीटर। बात समझ में आती है? तो ये क्वेश्चन इस डेफिनेशन पर बनते हैं, ठीक है। स्क्रीन को रोक, दोनों क्वेश्चन को नोट कर। अब बेटे इसके अंदर ना एक नोट डाल के लिख, NOTE नोट लिख, देयर आर टू मेन MAIN मेन लाइंस ऑफ अ डायपोल। डायपोल की ना बेटे दो लाइन बहुत फेमस है, टू मेन MAIN मेन लाइंस ऑफ अ डायपोल। नंबर फर्स्ट एक्सियल लाइन AXIAL, एक्सियल लाइन, और नंबर सेकंड इक्वेटोरियल लाइन, नंबर सेकंड इक्वेटोरियल लाइन EQUI, इक्वेटोरियल लाइन। दो लाइन काफी फेमस है बेटे डायपोल की। देख कौन कौन सी, इधर देखो, मान ली ये डायपोल है -Q और ये +Q, ये डायपोल है साहब, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट किधर हो गया सर? डायपोल मोमेंट ये हो गया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, ठीक है। बात को ध्यान से सुनना। अब इस डायपोल की एक्सियल लाइन किसे कहते हैं? पहले ये तो सेंटर हो गया डायपोल का, एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन वो होती है बेटे जो लाइन इन दोनों चार्जेस के सेंटर को मिलाती है। बॉडी के साइज कम ज्यादा हो सकते हैं, ध्यान से सुन लो, फिर कह रहा हूं बार बार, मास कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन चार्ज इक्वल अपोजिट होना चाहिए। तो जो सेंटर को मिलाती है लाइन, उस लाइन को आगे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट कर लो, मतलब ये अप टू इन्फिनिटी और इस साइड अप टू इन्फिनिटी। ये जो लाइन है ना बेटे, ये कहलाती है एक्सियल लाइन। दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, ये एक्सियल लाइन कहलाती है। क्लियर है? जो लाइन इस सिस्टम के, ये तो एक आइडेंटिटी है, ठीक है, इसके दोनों चार्जेस को मिलाते हुए निकल जाती है, वो एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल कहलाती है, ठीक है। एक बात ध्यान से सुनना कि दोनों चार्जेस के जो बीच का पोर्शन है, ये वाला और इन दोनों चार्जेस के बीच का ये वाला हिस्सा, इसको एक्सियल लाइन नहीं बोलते हैं। एक्सियल लाइन नहीं बोलने का मतलब ये है कि कल को आपसे बोलेगा कि कैलकुलेट द EFI ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल, तो एक्सियल लाइन ना आप इस आइडेंटिटी के, ये जो सिस्टम है इसके बाहर या तो इस साइड निकालोगे या इस साइड। आप ये नहीं कहोगे सर ये भी तो एक्सियल लाइन है, नहीं, ये एक बॉडी है। तो जब एक्सियल लाइन बोलेगा तो आप या तो बॉडी के इस साइड के पोर्शन या इस साइड का पोर्शन लोगे, ठीक है। तो ये कहलाती है एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। और डायपोल की एक दूसरी लाइन जो इक्वेटोरियल है वो ये है बेटे, जो डायपोल का सेंटर है उससे क्रॉस होती हुई 90 पर ये जो लाइन होती है, ये ठीक है 90 पर होनी चाहिए, 90 पर, मतलब जो डायपोल लेंथ पर 90 हो, ये अप टू इन्फिनिटी, ये लाइन कहलाती है इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। डायपोल की ये दो लाइन काफी फेमस है बेटे,
फेमस इसलिए है कि हमारे सिलेबस में दोनों डेरिवेशन है। कैलकुलेट EFI ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, इसका मतलब आपको यहाँ पे निकालनी है या यहाँ पे निकालनी है। कैलकुलेट EFI ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, इसका मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे निकालनी है। ये इक्वेटोरियल है। कोई कहता है डिफाइन करो, डिफाइन ये नहीं होती है, बस समझ पता होना चाहिए। डिफाइन कहोगे तो कह दोगे द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो दो लाइन बहुत फेमस है डाइपोल की, और ये दोनों हमारे सिलेबस में डेरिवेशन है। ठीक है, अच्छा एक कंसेप्ट है बेटे, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूं, जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा मैं अपने आप आपको एक्सप्लेन करूंगा उसे। कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुनना। कंसेप्ट ये है कि जब हम लोग EFI कैलकुलेट करेंगे, EFI कैलकुलेट करेंगे कहां पर, दोनों पे कैलकुलेट करेंगे, एक्सियल पे भी और इक्वेटोरियल पे भी। तो जब हम बेटे EFI इक्वेटोरियल पे कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसकी जो डायरेक्शन आएगी EFI की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो डाइपोल मूवमेंट की हमेशा अपोजिट आती है, 180 के एंगल पे आती है। मतलब ये है वो इस साइड आएगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ EFI ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। कहीं पर भी, यहां पर लोगे, यहां पर लो, यहां पर लो, कहीं पे भी पॉइंट ले लो, यहां पर लो, यहां पर लो, इसके अपोजिट आती है, एंटी पैरेलल। कल को आपको पूछ बैठे कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन E एंड P ऑन द इक्वेटोरियल, तो आंसर इज 180 डिग्री। क्लियर है, ये कंसेप्ट है, रात में तुम्हें 2 बजे याद होना चाहिए। इसको प्रूफ मैं अभी करूंगा डेरिवेशन के अंदर, लेकिन लिखवा यहीं पे रहा हूं। और जब बात आती है एक्सियल लाइन की, मान लो इस पॉइंट पर EFI निकलवाता है तो 0 का एंगल आता है, तो P इस साइड है तो E भी इसी साइड होगा। अब ये कहीं पर भी निकलवाए, यहां पे निकलवाए, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ठीक है, या फिर यहां पर, कहीं पे भी निकलवाए, ठीक है, E इसी साइड होगा। ये इस चीज को अभी हम लोग प्रूफ करेंगे, बीच में नहीं, यहां से लेकर के यहां तक नहीं। फिर इस हिस्से में देखोगे तो 180 आ जाएगा। मैंने आपसे बोला है ना, जब एक्सियल की बात आती है तो इस चार्ज के भी अंदर नहीं, वो सिस्टम के अंदर नहीं आते, बाहर ही रहते हैं। ठीक है, तो 2 मेन लाइन होती हैं। मेन लाइन तो ठीक है, याद रह जाएगा, लेकिन ये कंसेप्ट है जो मेन है, जो हमें याद रहना चाहिए रात में 2 बजे भी। क्या है कंसेप्ट साहब? तो नोट लिखा है ना, आप नोट डाल के उसमें लिखो, फिगर बनानी है, पहले लिख दे। लिख, द एंगल बिटवीन EFI एंड P डाइपोल मोमेंट, द एंगल बिटवीन EFI, ब्रैकेट में E कैपिटल डाल देना, ठीक है, एंड डाइपोल मोमेंट P ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल इज ऑलवेज 0 डिग्री, इज ऑलवेज 0 डिग्री। E में और P में एक्सियल लाइन के ऊपर एंगल हमेशा 0 होता है। क्यों होता है ये अभी मैं प्रूफ करूंगा, ठीक है, लेकिन वहां नहीं लिखवाऊंगा, यहां लिखवा देता हूं, दोनों कंपैरिजन में याद रह जाएंगे। हो गया, वहां पे नेक्स्ट लिख, नेक्स्ट मार्क करके, द एंगल बिटवीन E एंड P, एंगल बिटवीन E एंड P ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल इज ऑलवेज 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है, ऑलवेज 180 डिग्री। ये कंसेप्ट नहीं है, जन्नत है, जन्नत ऐसे है, ध्यान से सुनना। कल को कंसेप्चुअली घुमाएगा आपको। मान लो कोई भी डाइपोल मैं आपको देता हूं, ये डाइपोल दे दिया साहब, ये डाइपोल मोमेंट दे करके चला गया, ये दे दिया, कहता है 2 पॉइंट हैं और ये फिगर कुछ ऐसे करके दे दी, और एक पॉइंट दे दिया ये A और एक ये B, कहता है दोनों जगह फील्ड की डायरेक्शन बताइए, A पर और B पर। आप फिगर को बहुत ध्यान से देखना बेटे, बहुत बारीकी से। आपको ये बात महसूस हो रही होगी फिगर के अंदर कि जो पॉइंट A है वो डाइपोल की एक्सियल लाइन पर है, और जो पॉइंट B है वो डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर है। 90 होना चाहिए बेटा, आपको देख लेना थोड़ा, ठीक है, मैं साइड से बना रहा हूं ना इसको, तो आपको हो सकता है 90 ना लग रहा हो, लेकिन है ये 90, ठीक
कहां पर है साहब? एक्सियल लाइन है सर, ये तो मेरे को दिखाई देता है, आपने ये तो बताया था ये डायपोल है, ये एक्सियल लाइन है। हाँ सर ये एक्सियल लाइन है और ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन है। ए पर डायरेक्शन दिखानी है सर, जब एक्सियल की बात आती है तो जो पी है और ई है जीरो पे होते हैं, तो ये पी है तो साहब ये डायरेक्शन ई की हो गई ए पर, और जब इक्वेटोरियल की आएगी तो इसके एंटी पैरेलल ये हो गई साहब, दिस इज द फील्ड एट बी 180। तो ये कंसेप्ट जो आपने लिखे हैं साहब ये कंसेप्ट नहीं है, जन्नत है, ठीक है ना? तो स्क्रीन को रोक और ये फिगर बना पहले। अब आ जाओ बेटे अपने सिलेबस के पहले डेरिवेशन पर, ठीक है? इसको डेरिवेशन नंबर फर्स्ट डाल देना, और अगर आपने उसको EFI ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज को फर्स्ट डाला है तो इसे सेकंड डाल लो, या सभी बच्चे सेम डालेंगे तो आप इसी को फर्स्ट डाल दो, चलो ठीक है? हेडिंग लिख देना ऊपर डेरिवेशन फर्स्ट, क्योंकि बेटे ऐसे नंबर डाल के चलोगे ना तो लास्ट तक ये कम से कम नहीं तो 125 डेरिवेशन हो जाने हैं, ठीक है? तो हमको ये सहूलियत रहती है थोड़ा कि सर इतने डेरिवेशन हैं, ये मैंने याद कर रखे हैं सारे, ठीक है? हर यूनिट के अंदर मान लो इस यूनिट के अंदर 30 डेरिवेशन है, तो आपको योगा सर मेरे को 30 डेरिवेशन याद है, ठीक है? तो डेरिवेशन फर्स्ट हेडिंग बना EFI ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, EFI ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। साहब डेरिवेशन नंबर 1 और डेरिवेशन नहीं है साहब, ये जन्नत है। जन्नत इसलिए दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हैं जो आज हम कवर करेंगे, ठीक है बेटे? तो हम लोगों को EFI कैलकुलेट करनी है कहां पर? एक्सियल लाइन पर। लिखना मत, आराम से डेरिवेशन को समझना, ठीक है बेटे? एक प्रोसेस होती है डेरिवेशन, ठीक है? प्रोसेस क्या है? वो बोलता है डायपोल की एक्सियल लाइन। सबसे पहले मेरा काम है मैं डायपोल कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है? ये डायपोल है साहब, ये A चार्ज हो गया, ये B हो गया, इसको -Q ले लेता हूं और इसको ले लिया +Q। ये डायपोल का सेंटर हो गया बेटे O, और ये डिस्टेंस मैं आपको बता चुका हूं कि हम लोग इसको और इसको इक्वल लेते हैं, दोनों को A कंसीडर कर लिया। क्या कर लिया? दोनों को A, ठीक है साहब? अच्छा एक्सियल लाइन तो इधर कैलकुलेट कर दूं या इधर कैलकुलेट करूं, ये मेरी मर्जी है। थोड़ा राइट हैंड साइड में कर देते हैं, फिगर देखने में अच्छी लगती है बेटे, ठीक है? तो यहां पर कोई पॉइंट ले लिया हम लोगों ने, लेट द पॉइंट N। N वो पॉइंट है जहां मुझे EFI कैलकुलेट करनी है। पॉइंट को P नहीं लिया बेटे क्योंकि डायपोल मोमेंट को P से दिखाऊंगा, ठीक है? और डायपोल मोमेंट आप लोग जानते हो कि इसका ये बनेगा, ये डायपोल मोमेंट है, ठीक है? अच्छा तो पहला काम था मेरा डायपोल दिखाना, डायपोल दिखा दिया साहब, ठीक है? डायपोल के पैरामीटर दिखा दिया, डिस्टेंस दिखा दिया। अगला काम वो पॉइंट जहां पर EFI निकालनी है वो N ले लिया। ये मैंने आपको लिखवाई दिया, सारे डिस्टेंस सेंटर से नपते हैं, ध्यान रखिएगा। कोई भी पॉइंट है जहां पर EFI निकालनी है, डिस्टेंस उसका सेंटर से ही जाएगा। तो यहां ये सेंटर हो गया, तो सेंटर से डिस्टेंस लेट ये डिस्टेंस हो गया साहब R, ठीक है? तो R की दूरी पर एक पॉइंट ले लिया मैंने N, जहां मुझे EFI कैलकुलेट करनी है, ठीक है साहब? समझ में आ गया? ठीक। अब प्रोसेस में आ जाओ। पहला काम, जिस पॉइंट के ऊपर आपसे EFI कैलकुलेट कराए, ये नियम है, ये विधि का विधान है, ठीक है? ये रटना आपको, ये मुंह से जैसे मैं बोलता हूं वैसे ही प्रोसेस आप भी 3-4 बार बोलिए, ठीक है? अपनापन महसूस होगा, ठीक है? जिस पॉइंट के ऊपर EFI कैलकुलेट कराए उस पॉइंट के ऊपर +1 चार्ज रख लो। क्या रख लो? +1। और जो फोर्स की डायरेक्शन है वही फील्ड की डायरेक्शन है, जो फोर्स की डायरेक्शन है वही फील्ड की डायरेक्शन है साहब। बच्चे ने चुपचाप +1 रखा, किसी को बताया नहीं, +1 रख लिया, ठीक है साहब? कितने चार्ज हैं जो फील्ड पैदा कर रहे होंगे? एक ये है और एक ये है, ठीक है? वैसे हम लोगों ने कल इसकी फील्ड ड्रॉ भी करी थी, प्लस से माइनस जाती है, ठीक है? ये रहा साहब, इसकी वजह से ये चार्ज ड्यू टू है सर, ये माइनस है, अट्रैक्ट करेगा, दिस इज द फील्ड ड्यू टू चार्ज एट A, ये डायरेक्शन हो गई, ठीक है? और ये सर ये रिपल्सन करेगा, दिस इज द फील्ड ड्यू टू चार्ज एट B, ये रिपल्सन की हो गई। देख ध्यान से, जो
फोर्स की डायरेक्शन है वही फील्ड की है, +1 रखा, अट्रैक्शन रिपल्सन दिखा दिया। ठीक है बेटे, तो पॉइंट लिया, +1 रखा, डायरेक्शन। ठीक है साहब, दो फील्ड आ गई हैं सर, एक E और एक EB, दोनों का मैग्नीट्यूड लिखो। अच्छा साहब, तो EFI एट N ड्यू टू चार्ज एट A, ड्यू टू चार्ज एट A, इसकी वजह से। ठीक है बेटे, तो फील्ड ड्यू टू A, तो दैट सिंगल चार्ज का आंसर KQ/R² आता है ना, तो दैट इज KQ/R का स्क्वायर, और डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है बेटे, ध्यान से देखिए, ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि इस चार्ट से लिख रहे हो ना आप, तो ये डिस्टेंस ये A और ये R, तो दिस इज R + A का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है KQ/डिस्टेंस का स्क्वायर, KQ/डिस्टेंस का स्क्वायर। सिंगल पॉइंट चार्ज का ये आंसर कल लिखा था हम लोगों ने। बोल बात समझ में आती है, KQ/R²। ठीक है, अच्छा साहब, फील्ड ड्यू टू B, तो EFI एट N ड्यू टू चार्ज एट B की वजह से, ड्यू टू चार्ज एट B। अच्छा साहब, तो फील्ड ड्यू टू B, तो आंसर इज KQ/B की वजह से। देखना सर, यहां से देखना है ना डिस्टेंस, ये तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, तो ये तो R है और ये A है, तो ये डिस्टेंस बचा R - A, तो ये वैल्यू हो गई मेरे पास R - A का स्क्वायर। ये डिस्टेंस समझना ध्यान से, एक R + A है और ये R - A है। बात समझ में आती है? ठीक है सर। अब बेटे दो वेक्टर हैं, आप ध्यान से देखो इनमें कौन सा वेक्टर बड़ा है। तो बच्चा बोला सर ये जो मैग्नीट्यूड है ऊपर तो KQ दोनों में सेम है, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, इसका डिनोमिनेटर कम है, इसका मतलब ये बड़ा है, ये वेक्टर बड़ा है। ठीक है नहीं, तो देयरफॉर E नेट की वैल्यू बोल कितनी हो गई, तो सर जो बड़ा मैग्नीट्यूड है उसमें से छोटा मैग्नीट्यूड माइनस कर दो, बड़ा ये है, तो दैट इज द फील्ड ड्यू टू B माइनस फील्ड ड्यू टू A। डायरेक्शन में वहीं पर दिखा रहा हूं और यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख करके चलते हैं। ठीक है बेटे, तो लिख कितना हो गया, तो ये KQ बड़े बच्चे हो बेटे, एक स्टेप दोनों में KQ कॉमन बाहर किया, ब्रैकेट के अंदर 1 में R - A का स्क्वायर और माइनस 1 में R + A का स्क्वायर। स्टेप को ध्यान से देखना, क्लियर है? तो तेरे पास ये वैल्यू हो जाएगी बेटे, दिस इज इक्वल्स टू KQ, एलसीएम ले इसका, एलसीएम, तो ये हो जाएगा R - A का स्क्वायर और ये है R + A का स्क्वायर। ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा R + A का स्क्वायर और माइनस ऑफ R - A का स्क्वायर। क्या स्टेप यहां तक सही है? बोल स्टेप सही है? बड़े बच्चे हो बेटे, अगर आप इसको एक बार में ही लिख पाए तो ध्यान से देखना, ये ध्यान से देख बेटे, ये है R - A का स्क्वायर और ये R + A का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं R² माइनस ऑफ A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मेन स्टेप है, ये बात पकड़ में आनी चाहिए। क्यों, कहां से बनाइए, ये है A - B और ये है A + B, तो A - B A + B, A² - B² बनता है। ठीक है, ये वहां से लिख दिया है। अगर ये समझ में आया तो ऊपर तो ब्रैकेट ओपन कर दे, तो ये हो जाएगा A का स्क्वायर, ये वाला R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस 2RA, ये माइनस है बेटे, अंदर के साइन बदल देगा ये, तो -R का स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस होना था -R का A का स्क्वायर, और जो -2AR होना था वो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो प्लस 2RA या AR। फुल स्टेप सही है? जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल कर, तो A² से A² कैंसिल हुआ और R² से R²। बात समझ में आई है? बता क्या आंसर आया? तो सर मेरे पास आंसर बचा कि E नेट इज इक्वल्स टू KQ, ब्रैकेट के अंदर आया ये 2AR, ये है 2AR, तो ये हो जाएगा बेटे 4AR अपॉन में ये R² माइनस A² का होल स्क्वायर, ये आया। बोल बात समझ में आई है? अच्छा एक बात को समझना बेटे,
जो डाइपोल होता है ना वो कभी भी अपने चार्ज से या डिस्टेंस से सेपरेट नहीं देखा जाता, वो देखा जाता P से, इन दोनों पैरामीटर को एक साथ लेके। तो आप इस Q को और इस A को अलग अलग नहीं छोड़ सकते। तो मैं इसको एक कर रहा हूं, ध्यान से देखना कैसे। ये जो 4 था ना, इसको 2 इंटू में 2 लिख दिया, फर्क तो कुछ पड़ा ही नहीं। लेकिन अब हमको ध्यान से देख, इसमें P मिल गया, ये वाला 2A और ये Q, ये बन गया P। तो ये आंसर हो गया तेरे पास, ये 2 तो आगे आ गया 2K, और ये बन गया P, और ये हो गया R अपॉन में R² माइनस A² का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला नहीं है साहब, ये जन्नत है। ये फील्ड होती है किसी भी पॉइंट के ऊपर डाइपोल की वजह से, किसी भी पॉइंट के ऊपर डाइपोल की वजह से। बात समझ में आई है? लेकिन हम लोग बेटे रियल लाइफ में आइडियल डाइपोल्स की बात करते हैं, ठीक है ना। तो हम ना यहाँ पे एक स्पेशल केस लगा देते हैं, स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन क्या है साहब कि व्हेन R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। बच्चा बोला मतलब ये है, ये डाइपोल बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल लेंथ का है, और आप कहीं उसके बाहर जाकर के कैलकुलेट कर रहे हो, क्योंकि हम तो मॉलिक्यूल के बाहर ही EFI निकालेंगे, एक्सियल तो बाहर ही आती है ना। तो कंडीशन यहां लगा देते हैं, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। अगर ये कंडीशन है तो दिस A कैन बी नेग्लेक्टेड, A कैन बी नेग्लेक्टेड। और साहब तुम बड़े बच्चे हो, इसको नेग्लेक्ट कर इसको। तो जब A नेग्लेक्ट हो गया तो ये R की, ये तो 0 हो गया, तो ये R² है, तो ये R की पावर 4 हो जाएगा, R की पावर 4। तो मैं स्टेप में ही खत्म कर रहा हूं बेटे, ठीक है। ये R की पावर 4 बचेगा, और एक R उससे कैंसिल करेगा, R की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो E नेट आंसर आएगा, E नेट वो हो जाएगा बेटे 2KP बाय R की पावर 3। और साहब अगर ये जन्नत था ना फॉर्मूला, तो ये उससे भी बड़ी जन्नत है। ये फॉर्मूला नहीं है साहब, ये जन्नत है, ठीक है, 2KP बाय R क्यूब। और इससे भी बड़ी जन्नत इसके अंदर ये छिपी हुई है कि दिस इम्प्लाई E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का क्यूब। ये उससे भी बड़ी जन्नत है। इस जन्नत का यूज मैं जब करूंगा, जब सारी EFI आपको कैलकुलेट करा दूंगा। देखो पॉइंट चार्ज की कल कैलकुलेट करी थी, E इनवर्सली टू R² आई थी, अभी डाइपोल E इनवर्सली टू R क्यूब आ गया। ऐसे क्वाड्रपल E इनवर्सली टू R की पावर 4 होगा, जिसमें 2 डाइपोल लग जाते हैं, ठीक है, उसे क्वाड्रपल बोलते हैं, वो एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है। और लाइन चार्ज E इनवर्सली टू R होता है, उसमें सिंगल R आएगा अपॉन में। शीट E जो है R पे डिपेंड ही नहीं करेगा। होल स्फीयर सॉलिड स्फीयर में कहीं अलग कंसेप्ट होगा, अलग अलग होता है थोड़ा। मतलब ये है कि आपको ये सब याद रखने हैं, इसलिए जन्नत है ये। बात समझ में आई है? अच्छा साहब एक तो बात यहां से ये याद रखना बेटे, देखो ये वाला फॉर्मूला ना, ये जो फॉर्मूला है जनरल, इसमें R की कुछ भी वैल्यू रख, E की वैल्यू कभी 0 नहीं आ सकती। ये कॉमन सेंस है, R की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, आप कुछ भी वैल्यू रखिए R की, E 0 नहीं हो सकता, R की कुछ वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि डाइपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर कभी भी EFI 0 हो, ये पॉसिबल नहीं है। डाइपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर EFI कभी 0 होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्सियल लाइन तब होगी जब आप यहां से बाहर कुछ डिस्टेंस लोगे, और जैसे आप डिस्टेंस लोगे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी उसकी। बोल सही बात है नहीं? तो EFI कभी 0 नहीं होती है एक्सियल लाइन पे, ये बात मुझे रात में 2 बजे याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब रही बात बेटे डायरेक्शन की, कंसेप्ट है उसको ध्यान से पकड़ना। ये डेरिवेशन अगर एग्जाम में आप लोग लिखते हो ना, तो इसको लिखने के 2 अंदाज हैं। एक अंदाज तो ये है कि आप इसी तरीके से जैसे मैंने मैग्नीट्यूड सॉल्व किया है EFI का, आप भी सॉल्व कर दो। कई बार बच्चा ना इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देता है, क्योंकि बुक्स वाले ज्यादातर इसको वेक्टर फॉर्म में देते हैं। देखो बुक का लिखना एक अलग अंदाज है बेटे, हमको एग्जाम में मार्क्स लेने हैं। तो जब मैं फिगर के अंदर डायरेक्शन दिखा रहा हूं, तो लास्ट में बेशक से एक लैंग्वेज में लिख दूंगा कि E नेट इधर होगा, ठीक है ना। हर बार नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप जैसे हर बार डायरेक्शन लिखोगे, जैसे कोई बच्चा डायरेक्शन लिखता है तो EA मैग्नीट्यूड वो लगा दिया वेक्टर, तो अब EA की डायरेक्शन किधर है, इस साइड है, ठीक है, तो वो -(I) यहां लिखेगा।
अब फिर ऐसे ही यहाँ पे लिखा जाएगा, ई बी की साइड है उस साइड है वो प्लस आई कैप लिखा जाएगा, फिर वो सारे में उसके साथ आई और माइनस आई जो भी बचा है वो चलेगा। इससे ज्यादा अच्छा है कि आप इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ही डेरिवेशन को लिखो, ठीक है, डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो रहा साहब, ए बी हो रहा साहब, कॉमन सेंस से देखा ए बी बड़ा है। अब जब तूने कॉमन सेंस से देख ही लिया कि ई बी बड़ा है, ये रहा, तो ई बी बड़ा है ई ए से, तो बोल ई नेट किस साइड आएगा, ई नेट इसी साइड आएगा, ई नेट इसी साइड आएगा। और ये पी है, याद कर, मैंने आपको लिखाया था ना, अभी प्रूफ कर दूंगा इस चीज को कि ई नेट उधर ही और ई और पी में एंगल 0 आएगा। एक बच्चा बोला कि सर जरूरी है उस साइड पॉइंट हो, कोई पॉइंट इधर ले लेता तो। एक बात समझना मेरी बात को, ये कॉमन सेंस है। मैंने डायपोल रखा था, मैंने तो माइनस और प्लस उधर रख लिया, कल को आप यहां प्लस और वहां माइनस ले लेते तो वो भी तो डायपोल था, और वहीं पे पॉइंट लेते, वहां पर पॉइंट लेते। क्योंकि बच्चा तो प्रोसेस करता है, तो बच्चा जल्दीबाजी में माइनस प्लस इधर माइनस इधर ले लेता, तो क्या होता, कुछ नहीं होता सब। ये कॉमन सेंस कहती है कि जो नजदीक गया है उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, जो नजदीक है उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, तो वही डायरेक्शन को डिसाइड कर देता है। अगर बाई चांस मैं यहां प्लस ले लेता, यहां माइनस ले लेता, ठीक है, तो ये वाला जो वेक्टर है, जो बी वाला है, इसकी वजह से, ठीक है, वो डोमिनेट कर जाता। जो ये था ना, ये इसकी वजह से इसका क्या आएगा, माइनस आएगा, तो ई बी इधर आ जाता, ई उधर चला जाता और ई नेट इधर ही आ जाती, ठीक है। तो आप ये घबराइएगा मत, उस बच्चे का माइनस वो अपने अकॉर्डिंग लिखता, फिर बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा मैं सॉल्व करके लाता। इसलिए मैंने आपसे बोला था डेरिवेशन एक प्रोसेस होता है, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। प्लस माइनस उधर पॉइंट ले लूं, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस होता है, इधर पॉइंट ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना +1 देखो, डायरेक्शन देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड लिखो, जो बड़ा है बड़े में से छोटा घटा दो, आंसर बचा लो, आंसर यही आना है। बात समझ में आई है, ठीक है बेटे। तो हेडिंग डल चुकी है ना, एक लाइन लिख दे भाई, डेरिवेशन है, ठीक है बेटे। डेरिवेशन के अंदर हमेशा 1-2 लाइन कंसीडर वगैरह की लिखनी होती है, कंपल्सरी है, बिना उसके कभी भी डेरिवेशन स्टार्ट मत कर देना, ये नियम है एग्जाम में लिखने का। तो लिख इसके अंदर हेडिंग बना देना, कंसीडर अ डाइपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, of dipole moment P and dipole length 2a, and dipole length 2a. Let n is the point, n is the point at a distance r, at a distance r from center O, from center O, where EFI is to be calculated, where EFI is to be calculated, EFI is to be calculated, क्लियर है। और उसके बाद बेटे ये वाली फिगर, ठीक, और फिर ये लैंग्वेज यहीं से स्टार्ट कर दो, ये पूरा लास्ट तक, ठीक है। तो स्क्रीन को रोक और इसको आराम से नोट कर ले। आजा बेटे, अब नेक्स्ट डेरिवेशन पे आजा। डेरिवेशन नंबर 2, EFI ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल, EFI ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, EFI ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो EFI ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन किसे कहते हैं साहब, तो वही प्रोसेस में आप पहला काम, सर एक डाइपोल कंसीडर कर लेता हूं साहब, मान लो ये डाइपोल हो गया, इधर भी प्लस लूं इधर माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है बेटे। लेट कर इधर ले लेता हूं प्लस का क्यू, अब की बार इधर ले लेता हूं माइनस, प्लस माइनस से मत घबराइएगा। अब ये नहीं है कि सर आपने पिछले में इधर माइनस प्लस लिया, तो मर्जी आपकी इधर भी लीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है साहब। ये डाइपोल का सेंटर हो गया, इक्वेटोरियल लाइन है सर, जो
सेंटर से पास हो और लेंथ पे नॉर्मल हो, तो ये इक्वेटोरियल लाइन होगी डायपोल की बेटे। 90 होनी चाहिए, है ना, ये इक्वेटोरियल लाइन होगी साहब, ठीक है। सेंटर का नाम ओ रख दिया। मुझे इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर EFI कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो पॉइंट ले लिया बेटे, यहां पर कंसीडर कर लेता हूं, लेट दिस इज द पॉइंट N वेयर EFI इज टू बी कैलकुलेटेड। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी डिस्टेंस मेजर हो ना बेटे EFI के लिए, वो सभी R से ही रिप्रेजेंट करना, सभी डेरिवेशंस में। वो लास्ट में फिर हम एक टेबल बनाएंगे टेबुलर फॉर्म के अंदर, फिर वो कंपैरिजन में याद हो जाते हैं, ठीक है। तो लेट N इज द पॉइंट, ठीक है साहब। ये डिस्टेंस मैं जानता हूं, ये A होता है, ये A होता है, ठीक है जी। छोटा बड़ा नहीं लगना चाहिए बेटे, ठीक है। आ जाओ, अब अपना काम सर, जिस पॉइंट के ऊपर EFI पूछता है वहां पे +1 रख दो, किसी से बिना पूछे। ये चुपचाप जा करके सर +1 रख दिया, ये रख दिया साहब +1। दो चार्ज हैं, एक A है और एक B है, ठीक है बेटे। अब ये कॉमन सेंस कहती है कि ये जो ट्रायंगल सेट हुआ है बेटे, ये हमेशा आइसोसेलेस रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से पास होने वाली लाइन है, तो ये डिस्टेंस भी x आएगा हमेशा, ये भी x आएगा, और जो ये एंगल आएंगे ये हमेशा ही सेम आएंगे, कंपल्सरी है, ये कॉमन सेंस कहती है, ठीक है ना। आ जाओ, जिस पॉइंट के ऊपर EFI, सर EFI पूछी गई थी N के ऊपर, +1 टेक दिया, बोलो सर इसकी वजह से रिपल्सन प्लस है ना, तो रिपल्सन है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड ड्यू टू A। ये फील्ड की डायरेक्शन होगी A की वजह से, पकड़ो बात को। फिर जाके रखा सर B का अट्रैक्शन देखा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड ड्यू टू B, ये B की वजह से हो गई साहब। अरे हाँ तो बोल, कंसेप्ट को पकड़ पाए। एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन बनाई, उसके ऊपर पॉइंट ले लिया जहां पर EFI कैलकुलेट करनी थी R की दूरी पर। जिस पॉइंट के ऊपर मुझसे EFI कैलकुलेट कराई वहां पे +1 रखा, और जो फोर्स की डायरेक्शन वही फील्ड की डायरेक्शन। इसकी वजह से देखा सर रिपल्सन है, वो दिखा दिया साहब। इसकी वजह से देखा अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन दिखा दिया साहब। फुल स्टेप, ठीक है। अगला काम कुछ नहीं करना, चुपचाप जाके दोनों फील्ड की वैल्यू लिख लो और आ जा। तो EFI एट पॉइंट N ड्यू टू चार्ज एट A, या चार्ज प्लस क्यू लिख सकते हो, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, कितनी हो जाएगी, तो फील्ड ड्यू टू A, तो KQ बाय R का स्क्वायर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ पर डिस्टेंस पे x ले रखा हमने, तो x का स्क्वायर, ठीक है साहब। बोल स्टेप सही है, हाँ जी। EFI एट पॉइंट N ड्यू टू चार्ज एट B, P की वजह से आ जा सर, डिस्टेंस वहां पर भी x है, तो दैट इज KQ बाय x का स्क्वायर। कोई बच्चा बेटे जल्दीबाजी में माइनस मत ले लेना, वेक्टर क्वांटिटी है, साइन कंसीडर नहीं होगा। उस प्लस माइनस का काम डायरेक्शन दिखाना, वो हमने वहां दिखा दिया है, कूलम्ब सल वही तो है ये, ठीक है बेटे, साइन कंसीडर मत कर देना जल्दीबाजी। तो यहां से कंफर्म हो गया सर ये दोनों फील्ड बराबर आएंगी, तो यहां से कंफर्म हो गया कि देयरफॉर EA की वैल्यू हमेशा EB के बराबर आएगी। बिल्कुल सही है। अब मेरे से कहता है E नेट की वैल्यू लिखो, अब वैल्यू देख क्या बनी साहब, तो दो वेक्टर आ गए ना, ये E और EB। अब E नेट लिखवाता है, तो E नेट, तो दो वेक्टर है उस फिगर में दिखाई देते हैं, कितने एंगल पर है सर, ये थीटा एंगल, तो ये वाला जो टोटल एंगल बनेगा बाय एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी 2 थीटा होगा बेटे। कितना होगा, 2 थीटा एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी से। तो बोल E नेट कितना हो गया, तो E नेट मस्ट बी इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ बोथ, तो अंडर रूट ऑफ A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ EA EB और बीच का एंगल, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 2 थीटा है, cos ऑफ 2 थीटा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा,
ठीक है, यहाँ पे एंगल कितना है 2 थीटा है। ठीक है, ई और ई भी बराबर है, तो एक स्टेप थोड़ा इसको ई भी इक्वल कर दोनों को, तो ये हो जाएगा ई ए का स्क्वायर प्लस ई ए का स्क्वायर, ई बी के बदले ई ए रख दिया, ठीक है ना बेटे, ट्वाइस ऑफ ई ए कॉस 2 थीटा, होल स्टेप सही है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये दोनों 2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ई ए का स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, यहां से 2 का स्क्वायर रूट के अंदर ही कॉमन कर एक बार, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस, यहां से 2 ये तो 1 हो गया बेटे, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। अब बड़े बच्चों 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना बेटे। तो जब तो इसको लिखिएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ ई ए का स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर, तो देयरफॉर ई नेट इज इक्वल टू, यहां से बेटे बाहर निकाल रूट में से ये 2 और ये 2 4 बन के 2 बाहर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है सर। ये है ई ए का स्क्वायर, तो ये निकल के आएगा ई ए, और ये है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बच करके आएगा कॉस ऑफ थीटा। बोल बात समझ में आती है, ठीक है ना, वैल्यू पुट कर साहब। तो 2 ई ए की वैल्यू बोल क्या है ई ए, तो ये है बेटे के क्यू बाय एक्स का स्क्वायर कॉस थीटा, इस वाले ट्रायंगल से उठा ले, थीटा के सामने परपेंडिकुलर 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस हो गया, ठीक है, कॉस लिखना है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दैट इज ए बाय एक्स, ए बाय एक्स। बड़े बच्चों यहीं पे इसको तोड़ रहा हूं, ध्यान से देखिए बेटे, ये 2 ये q और ये a, तो 2a इंटू क्यू या q इंटू 2a p बन गया, तो ये तो ऊपर बन गया बेटे के पी, बात समझ में आ गई है, ये वाला 2 ये q और ये वाला a, ये तो p बन गया, और डिवाइडेड बाय ये हो गया x का क्यूब। अब बड़े बच्चों तुम जानते हो कि हम लोग डायपोल के डिस्टेंस जो हमेशा सेंटर से मेजर करते हैं, तो इस रिजल्ट को x की फॉर्म में छोड़ने पॉसिबल नहीं, r की फॉर्म में छोड़ना पड़ेगा चाहे कुछ हो जाओ। तो अब मैं इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट करता हूं, ध्यान से देखना बेटे इस रिजल्ट को, देखो कैसे, इस वाले ट्रायंगल से तू इसको ये लिख सकता है x का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर, चेक करो एक बार, पाइथागोरस लिखे और कुछ नहीं किया, ठीक है साहब। तो यहाँ से x की वैल्यू तेरे पास आ जाएगी r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है, लेकिन मुझको यहाँ पर क्यूब चाहिए, तो मैं इसको लिख देता हूँ कि x का क्यूब इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर की पावर 3/2। क्या मैंने सही लिख दिया है, मतलब इधर क्यूब कर दिया और इधर भी क्यूब कर दिया, तो ये तो x का क्यूब हो गया और ये 3/2 हो गया। तो देयरफॉर ई नेट की वैल्यू जो मेरे पास आई है बेटे ई नेट, वो इक्वल टू आ गया के पी बाय एक्स का क्यूब, तो दिस इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और साहब ये फॉर्मूला नहीं है, ये जन्नत है, ये आंसर आया था। एक बच्चा बोला सर यहाँ पर आप कंडीशन नहीं लिखाओगे कि व्हेन r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, बिल्कुल लिखेंगे साहब कि व्हेन r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो कौन नेग्लेक्ट हो जाता है, तो a कैन बी नेग्लेक्टेड, a कैन बी नेग्लेक्टेड। अगर नेग्लेक्ट करोगे तो देखना एक स्टेप में बेटे, ये a स्क्वायर है ये 0 हो गया, तो ये r स्क्वायर इंटू 3/2 हो जाएगा, और ये वाला 2 इस 2 को कैंसिल करेगा, तो r की पावर 3 बचेगा, तो तेरे पास जो E का आंसर आएगा वो आ जाएगा के पी बाय आर क्यूब, और ये जो फॉर्मूला जो आपके पास बचा बेटे, ये फॉर्मूला नहीं, ये फिर जन्नत आ गई, और उस जन्नत में भी एक जन्नत छिपी हुई है कि E दोबारा इनवर्सली टू आर क्यूब आ गया, E इनवर्सली टू आर क्यूब। तो चाहे मैं EFI एक्सियल पे कैलकुलेट करूं और चाहे मैं इक्वेटोरियल पे कैलकुलेट करूं, E इनवर्सली टू आर क्यूब ही आता है, ठीक है। एक ध्यान से देख, इसमें 2 का अंतर आ रहा है बेटे, ये 2 काफी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, एक्सियल में 2 आया था, यहाँ पे इक्वेटोरियल में 2 नहीं आता है। ठीक, इसका यूज हम लोग अभी करेंगे। तो डेरिवेशन, अब इसमें फिर वही एक लाइन जो अभी आपने इसमें लिखी है ना एक्सियल वाले में, डेरिवेशन में कंसीडर डाइपोल, हूबहू वही लाइन, 2 लाइन जो ऊपर लिखी है, फिर ये वाली फिगर और ये पूरा डेरिवेशन। फटाफट लिख लिया सभी ने। इसी डेरिवेशन को करने का बेटे एक अंदाज और है। इसको एक बच्चा बोला कि सर आपने रिजल्टेंट निकाला। अच्छा हाँ, इसके अंदर रिजल्टेंट दिखा कहां पर है, तो ध्यान से देख, 2 वेक्टर है, तो क्या रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच आएगा? हाँ सर बीचों बीच आएगा। ये ई नेट है, ये दिखा देना फिगर के अंदर, ये ई नेट हो गया। और मैंने आपसे कहा था कि मैं प्रूफ करूंगा कि ई में और पी में 180 का एंगल आता है। देख, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये तो हो गया पी, और इक्वेटोरियल लाइन पे ये ई नेट हो गया। देख ले 180 का एंगल है, ये उस कंसेप्ट का प्रूफ हो गया। सही है ना, जो हमने नोट सबसे पहले लिखा है। अब एक आपके फिगर में ई नेट दिखा देना। अब ना बेटे इसी डेरिवेशन को करने का एक अंदाज और है, रिजोल्यूशन। आपकी मर्जी, आप एग्जाम में किसी मेथड से करिए, ठीक है। देख रिजोल्यूशन क्या मेथड है, इधर देखना, वो आसान पड़ जाएगा। और आपको कैसे, देख ये जो फिगर हमने ड्रॉ कर दी है, तो ये कॉमन सेंस है कि ये वाला एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा ही होगा। हाँ साहब, तो अब हम इसको रिजोल्यूशन पे उठा देते हैं फिगर को। देख कैसे, ई ए को रिजोल्व कर, ई ए को सर 2 कंपोनेंट में रिजोल्व होगा, एक ये और एक ये, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, तो ये वाला हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, और ये ऊपर वाला हो जाएगा ई ए साइन थीटा। बिल्कुल सही है सर, बोल स्टेप सही है। हाँ, ई बी को रिजोल्व कर, अब ये वाला वेक्टर रिजोल्व हो गया, ई बी को कर सर, 2 वेक्टर, एक इस साइड जाएगा, ये आ जाएगा इस साइड ई बी कॉस थीटा, ठीक है सर, और इस साइड आ जाएगा ई बी साइन थीटा। बिल्कुल सही है सर, रिजोल्व किया, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, दूसरा साइन थीटा। बोल स्टेप सही है। हाँ सर, अब तुम बड़े बच्चे हो, सोच के जवाब देना। ई और ई बी बराबर है, ई और ई बी बराबर है, यहां से कंफर्म हो गया कि ई ए बी बराबर है, तो दिस इंप्लाइज क्या कि ई ए साइन थीटा बराबर होगा ई बी साइन थीटा के। क्या यहां से कंफर्म हो गया कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे सर, बोल सही बात है या नहीं? अच्छा, अब ई नेट किसके बराबर हुआ? ई नेट, तो देयरफॉर ई नेट अब बचा सर, 2 वेक्टर बचे, ये तो कैंसिल हो गए, ये 2 बचे, क्या इनको ऐड कर दूं कि ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा? बात तो सही है सर, ये दोनों बच गए, और ये दोनों बराबर है। अगर साहब ये दोनों बराबर हैं ई और ई बी, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ ई ए कॉस थीटा। बात भी सही है, और ध्यान से देख, ये रहा, ये स्टेप ये रहा, ई ए कॉस थीटा। बच्चा बोला मतलब ये है कि अगर आप इस मेथड को लेना चाहते हो ना बेटे, तो ये वाला स्टेप बच जाएगा, ये पूरा का पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, ये वाला। वो सही है, ये लिखा और एक लाइन इसके नीचे, हेंस कैंसिल ईच अदर, ठीक है ना, हेंस कैंसिल ईच अदर, तो देयरफॉर ई नेट बराबर दिस, ये आंसर आएगा। ये पूरा लिखना है। फिर बात समझ में आई है नहीं? अब मैं अगली क्लास के अंदर इसके आगे के डेरिवेशन कराऊंगा, नंबर 3, ठीक है। पर यहां पे 2 कंसेप्ट, पहले तो इन डेरिवेशंस को याद कर लेना, लेकिन 2 कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट निकले यहां से। पहला कि जो ई एक्सियल वाला आंसर आया, उसके अंदर रिजल्ट में 2kp/r³ है। देखो ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो साहब ये जन्नत है फॉर्मूले, क्यों कंपटीशन तो जनरल पे खेलता है हमेशा, लेकिन सीबीएसई स्पेशल पे चलती है, इस पे स्पेशल केस पे, तो ये वाला ज्यादा है सीबीएसई के लिए। तो एक्सेल वाले में तो यहाँ पे है 2kp/r³, और इसके अंदर है kp/r³, एक 2 का अंतर चल रहा है। और दूसरा कंसेप्ट ये है कि दोनों के अंदर E इनवर्सली टू r³ है, E इनवर्सली टू r³ है। तो इन दोनों नोट को मैं अगली क्लास में आपको लिखवा दूंगा, ठीक है, और उन नोट के ब्याह पे भी आगे कंसेप्ट सॉल्व कराऊंगा, इसलिए अभी नहीं लिखा, अगली क्लास में लिखाऊंगा, ठीक है बेटे। तो ये 2 डेरिवेशन हमने आज कवर किए, अगली क्लास में तीसरा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।